बाहर से अचानक विनीत की आवाज आई। ममता रसोई में काम कर रही थी। सुनकर ममता बाहर आई। देखा तो उसका 10 साल का बेटा विनीत बाहर खेलने जाने को तैयार था, पर जाने से पहले टेबल पर अपना सारा सामान बिखरा हुआ ही छोड़कर जा रहा था। तभी सासू माँ ने कहा, बहू विनीत बाहर खेलने जा रहा है, उसका ये सामान उठाकर रख दे और जरा इस कमरे की सफाई कर दे, पूरा कमरा फैल गया है। ममता ने देखा कि बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल सब यूं ही बिखरे पड़े थे। इधर देवरानी की बेटी राशि भी खिलौनों से खेल रही थी। वह सब भी यूं ही बिखरे पड़े थे। कमरे में उसकी सास, ससुर, देवर, पति सब बैठे हुए थे, पर फिर भी कमरा इतना फैला हुआ था। ये देखकर ममता ने कहा, विनीत जाने से पहले ये सामान उठाकर रख कर जाओ, अभी कोई मेहमान आ जाए। घर में तो ये फैला हुआ कमरा अच्छा नहीं लगता। मम्मा आप उठा लो ना, ये आपका काम है, मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। विनीत ने चिढ़कर कहा, एक बार कहा ना तुम्हें सुनाई नहीं देता, सामान उठाकर रख कर जाओ, हर बार तुम्हारा काम मुझे करना पड़ता है। ममता ने थोड़ी सख्ती के साथ कहा, मम्मा क्या हमेशा चिल्लाती रहती हो? ये सब करके आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। ये तो आपका फर्ज है जो आपको करना ही पड़ेगा। जब देखो बस काम के लिए रोती रहती हो आप। ये सुनकर तो ममता चौंक गई। एक पल के लिए ममता के कान सुन पड़ गए। उसका 10 साल का बेटा विनीत उससे ये बात कर रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने उसे अपना सामान सही जगह पर रखने को कह दिया। पर गलती उस बच्चे की भी कहाँ थी? इस घर में हर कोई तो ये सब सुना देता था उसे, और इन सब के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार वह खुद भी तो थी। आखिर उसकी आदत थी हर काम खुद कर लेने की, कभी जिम्मेदारी दूसरों को दी ही नहीं उसने, या फिर किसी ने लेनी ही नहीं चाहिए। ममता इस परिवार की बड़ी बहू थी। उसके पति का नाम अजीत था, जो एक बैंक कर्मी थे। ममता का संयुक्त परिवार था। इस परिवार में सास, ससुर, उसके देवर संजय और उसकी पत्नी मनीषा, ममता का 10 साल का बेटा विनीत और देवर देवरानी की 5 साल की बेटी राशि थी। ममता के देवर देवरानी दोनों एक एमएनसी में काम करते थे, जबकि खुद ममता स्कूल टीचर थी। जाहिर सी बात थी कि उसका वर्किंग टाइम देवर देवरानी से कम ही था। घर में काम वाली आती थी, लेकिन केवल साफ सफाई के लिए। बाकी के काम घर के लोग मिलकर करते थे, पर शायद नहीं, क्योंकि अधिकतर काम तो ममता को करने पड़ते थे। यहाँ तक कि राशि के अधिकतर काम भी ममता को ही करने पड़ते थे। पर ममता को इससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अपनी माँ से ज़्यादा राशि ममता से प्यार करती थी। और फिर ममता की आदत थी हर काम में आगे से आगे बढ़ चढ़कर काम करने की। अक्सर देवर देवरानी अपनी बेटी राशि को ममता के भरोसे छोड़कर छुट्टी एंजॉय करने बाहर चले जाते थे, और ममता हमेशा खुशी खुशी जिम्मेदारी उठा भी लेती थी, कारण कि देवर देवरानी भी उसे बड़ा सम्मान देते थे, उसकी बड़ी तारीफ करते थे। आखिर ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि एक दिन इस झूठी तारीफ का ढोल फट गया, जब एक बार ममता ने राशि की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि ममता के मायके में उसकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। इस दौरान देवर देवरानी को जरूरी काम से 3 दिन के लिए मुंबई जाना था, पर ममता ने अपने मायके को ऊपर रखा और मनीषा से कह दिया, मेरी मम्मी ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, उनके साथ समय बिताना चाहती हूँ। पर तुम्हारा ज़रूरी काम है तो तुम चाहो तो राशि को अपने मायके छोड़ आओ, क्योंकि मम्मी जी तो साफ मना कर चुकी हैं कि उनसे छोटे बच्चों का काम नहीं होगा। अब देवरानी क्या कहती, इसलिए चुप रह गई। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। जब किसी जरूरी काम से ममता उनके कमरे की तरफ गई, तब उसे पता चला कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। उसने बाहर दोनों की बातें सुन ली।
मनीषा कह रही थी, मुझे तो लगा था कि भाभी राशि को रख लेंगी तो कम से कम ये जो 4-5 दिन की छुट्टियां हमें मिली हैं हम वो एंजॉय कर लेंगे। मैंने तो छुट्टियों के हिसाब से कपड़े भी खरीद लिए थे। हाँ यार, मुझे तो लगा था कि भाभी को आसानी से बेवकूफ़ बनाकर हम एंजॉय कर आएंगे। क्या पता था कि इस बार भाभी हमारी बातों में नहीं आएंगी और अपने मायके जाने को तैयार हो जाएंगी। अब राशि का क्या करें? संजय ने कहा, अब राशि को मम्मी के पास भी नहीं छोड़ सकते, उनकी तो तबीयत खराब रहती है और उन्होंने मना भी कर दिया कि वह राशि की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। मनीषा ने कहा, तो क्यों ना राशि को तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ दे, अपनी नानी के साथ तो वह खुश रह लेगी। संजय ने सलाह दी, देखो ये सोचना भी मत, मेरी मम्मी के पास तो वह ऐसे भी नहीं रहेगी, वो तो उसे संभाल ही नहीं पाएंगी। क्या यार, भाभी की मम्मी को भी अभी बीमार होना था, इन बुढ़िया औरतों का क्या है, खुद तो बीमार पड़ जाती हैं, दूसरे के काम में और टांग अड़ा देती हैं। इसके आगे तो ममता कुछ सुन ही नहीं पाई और उसने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अचानक ममता को अपने दरवाजे पर देखकर दोनों पति पत्नी सकपका गए। ममता को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह सब सुन चुकी हैं और अभी वह बहुत गुस्से में हैं, पर ममता ने एक शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ आ गई। पर आज उसे पता चला कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो उसने खूब जी भरकर उसने आंसू बहाए, फिर मन ही मन निर्णय ले लिया कि अब वह किसी को अपने आप को इस्तेमाल करने नहीं देगी। इसलिए अब ममता ने घर के लोगों से साफ साफ कह दिया, मम्मी जी, मनीषा से कहिए कि वह भी घर के कामों में मेरी मदद करवाए, अब मुझसे अकेले से काम नहीं होते। लेकिन सासू माँ ने तो सुनकर इग्नोर कर दिया। ममता ने ये जब बात 2-3 बार कही तो उसे ये जवाब दिया, तुम हर बार काम के लिए रोती रहती हो, काम करके कोई एहसान नहीं करती हो, ये तो तुम्हारा फर्ज है। उस बेचारी को तो टाइम भी नहीं मिलता, फिर भी वह काफ़ी कुछ कर लेती है। जब उसने अपने पति से कहा तो उसके पति अजीत ने भी साथ नहीं दिया। बेवकूफ़ हो क्या तुम? अच्छा खासा तो सब चल रहा है, तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण घर के 2 टुकड़े होंगे। अच्छा लगता है क्या? कोई तबीयत भी खराब नहीं है तुम्हारी, एक खाना ही तो बनाना है, उसमें भी काम का रोना रोती हो। उन लोगों की बातें सुनकर ममता चुप रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर के लोगों को कैसे समझाए। अब तो पति भी साथ नहीं दे रहा था। आए दिन घर में अब इसी बात को लेकर बहस होने लगी थी और ममता को रोज रोज यही बातें सुनने को मिलती थी। पर आज जो बेटे ने कहा उसके बाद तो ममता की आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसकी क्या वैल्यू है इस घर में और आगे चलकर और क्या वैल्यू होने वाली है, ये सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। पर अब ममता झुकने को तैयार नहीं थी। जिस तरह से घर के लोग ये समझते थे कि ये 2 बातें सुनने पर अपने आप काम कर लेगी, शायद विनीत को भी यही लगा था कि उसकी ये सब बातें सुनने से ममता उसका सामान उठाकर रख देगी। पर ममता ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा सामान है, तुम ही रखोगे, मैं नहीं। अपना सामान जगह पर रखकर तुम भी मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं उठाना। विनीत ने सीधे मुंह जवाब दिया, अरे सामान तू खुद उठा देगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या तेरा, जो बच्चे से बहस कर रही है। अब की बार सासू माँ ने कहा, नहीं उठाना तो नहीं उठाना, हर बार आप लोगों की बात सुनकर हमेशा झुकने को तैयार हो जाती हूँ, पर इस बार नहीं। जिसको देखो वह ग्रांटेड ले रहा है मुझे। सीधी सी बात है, अगर मदद करोगे तो काम करूँगी, नहीं तो मैं कोई काम नहीं करूँगी। आपके घर की एकता की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। नहीं उठाना तो नहीं उठाना, हर बार आप लोगों की बात सुनकर हमेशा झुकने को तैयार हो जाती हूँ, पर इस बार नहीं। जिसको देखो वह ग्रांटेड ले रहा है मुझे। सीधी सी बात है, अगर मदद करोगे तो काम करूँगी, नहीं तो मैं भी कोई काम नहीं करूँगी।
आपके घर की एकता की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है, कहकर ममता बिखरा हुआ सामान छोड़कर ही कमरे में जाने लगी तो अजीत ने खड़े होकर कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही ममता ने उसे चुप करा दिया। बस मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे बच्चे के सामने मेरी क्या इमेज बनाते जा रहे हो आप लोग। आज मेरा बेटा तक मुझे सुना रहा है, सिर्फ तुम्हारी इस दिखावे की एकता के लिए, कहकर ममता कमरे में चली गई। जब काफ़ी देर तक ममता बाहर नहीं आई तो बाहर से सासू माँ की आवाज़ आने लगी, अगर सामान उठाकर रख देती तो कुछ बिगड़ जाता क्या। बच्चे के साथ साथ ये भी जिद्दी बनती जा रही है, भला ऐसे घर चलते हैं क्या। तुम्हारे दोगले व्यवहार से भी घर नहीं चलता, हमेशा ममता ही क्यों करेगी। बच्चों ने सामान बिखेरा है तो अपना सामान वह खुद उठाएंगे, और वैसे भी किसी को इतना इस्तेमाल मत करो कि बाद में वह तुम्हारी इज्जत ही करना छोड़ दे, ऊपर से उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। आज ममता ने जो किया ये उसी का नतीजा था। अभी वक्त है, संभलना चाहो तो संभल जाओ, क्योंकि हमेशा चुप रहने वाला जब अपनी चुप्पी तोड़ता है तब घर के कई टुकड़े भी हो जाते हैं। अब की बार ससुर जी ने कहा। यह सुनकर सासू माँ ने चुप रहने में ही भलाई समझी, लेकिन फिर भी सासू माँ और अजीत ने मनीषा को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब घर के दूसरे कामों में भी ममता ने यही रुख अपना लिया। अब उससे जो काम होता था वो ही करती थी, बाकी काम छोड़ देती थी। सबको खुद ही समझ में आ गया कि अब वह झुकने वाली नहीं थी, इसलिए अब देवरानी को ऑफिस से आने के बाद अपने काम खुद ही संभालने पड़ते थे, इसलिए अब वो भी झल्लाने लगी थी। सिर्फ ममता के काम न करने से घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। सासू माँ भी अब ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी, आखिर वो भी समझ चुकी थी कि रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अकेली बड़ी बहू कब तक रिश्ते निभाती रहेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ही देवर देवरानी खुद ही अलग हो गए। आखिर उनसे घर के सब लोगों का काम नहीं होता था, लेकिन अब सासू माँ कुछ नहीं कहती थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।